ये लड़का पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर लड़का था, पर मरने के बाद वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो खुद एक शैडो गॉड बन जाता है, जो अपने सिर्फ एक इशारे से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उसे मारने के लिए दुनिया भर के धुरंधर आते हैं, पर वो अपनी ही मौत को चकमा दे देता है। उसे बचपन से ही लगता है कि वो छोटे मोटे गुड्डों से तो लड़ सकता है, पर अगर उसके ऊपर एटॉमिक बम गिर गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। पर इस दुनिया में वो खुद चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पर फिर भी किसी के नजर में नहीं आता। इसका नाम कागिनो है, जो स्कूल में एकदम नल्ला निठल्ला और नाकारा है। स्कूल में सारे लोग इसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे स्कूल में मेरी क्रश मुझको इग्नोर करती है। ये स्कूल में एकदम बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रहता है, ना इसका कोई दोस्त है और ना इससे कोई बात करता है। ये बिल्कुल ही अकेला रहता है और ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। यहाँ क्लास में एक लड़की है नशीनो, जो एक बहुत ही फेमस हीरोइन है। क्लास के सारे लोग उसे पसंद करते हैं। नशीनो सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। वो भले ही बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, पर अंदर से वो बिल्कुल टूट गई है, क्योंकि बचपन वो किडनैप हो गई थी और तब से लेकर आज तक वो डिप्रेशन में है। बाहर वो जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी ही वो अंदर से टूटी हुई है। निशिनो इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी कागिनो उसे घंटा भाव नहीं देता। कागिनो पिछले कई महीनों से उसके पास बैठता है, पर फिर भी उसे नशीनो का नाम तक याद नहीं है। वो नशीनो को अजीबोगरीब नाम से बुलाता है, जिससे नशीनो परेशान होती है, क्योंकि क्लास में सिर्फ यही एक लड़का है जो उससे दूरी बना कर रखता है। अब रात को निशिनो अपने ड्राइवर को फोन लगाती है, पर उसके ड्राइवर को कुछ गुंडों ने जान से मार दिया होता है। यहाँ निशिनो जिंदगी में पहली बार पैदल चल के घर जा रही होती है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो उनसे छोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता। गुंडे इसे एक सुनसान सी हवेली में ले आते हैं, जहां पर चारों तरफ अंधेरा था। इन गुंडों ने निशिनो को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसके घर वालों से पैसे मांग सके, हफ्ता वसूली के नाम पे। पर उनमें से एक आदमी का दिमाग सटक जाता है और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। निशिनो को अपना बचपन याद आ जाता है, जहां पर वो किडनैप हो गई थी, पर उस वक्त उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था। पिछली बार की तरह अभी भी निशिनो के साथ वही हो रहा था। अब निशिनो हार मान के रोने लगती है, लेकिन तभी छत तोड़ के एक लड़का नीचे उतरता है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कागिनो होता है। ये वही लड़का है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। अब कागिनो एक गैंग मेंबर को अपनी ब्लेड से घायल करके नीचे पटक देता है, और उनमें से एक गैंग मेंबर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगता। वो अमेरिकन मिलिट्री का कैप्टन रह चुका था। पहले तो वो मिलिट्री कमांडर कागिनो पर बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि मिलिट्री में होने की वजह से उसके पास कई सालों का लड़ने का एक्सपीरियंस होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गंदी तरह से मार रहा होता है, पर आखिरी में हमारा मेन कैरेक्टर कागिनो अपनी क्रोबार निकालता है और उस गैंग मेंबर को बहुत गंदी तरह मार मार कर घायल कर देता है। इसके बाद वो उन सारे गैंग मेंबर्स को बांधकर निकल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस और निशिनो के पेरेंट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। निशिनो के पेरेंट्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए इस बात को यहीं पर दबा दिया जाता है। अगले दिन जब निशिनो स्कूल जाती है, जहां वह कागिनो से मिलती है, कागिनो इस बार उसका नाम बिल्कुल सही से बोलता है, जिससे वो समझ जाती कि रात को कागिनो ही था जिसने उसे बचाया था। अब कागिनो को पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो बचपन में दूसरों की ही तरह सुपर हीरो बनना चाहता था। बड़े होते होते उसे कराटे, ब्राजीलियन जुत्सु, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसे दुनिया भर की चीजें सीख ली थी। इतनी सारी चीजें सीखने के बावजूद भी आखिर में ये एक इंसान ही था। वो इन चीजों से ज्यादा 500 लोगों को ही हरा सकता था, पर अगर एक पूरी आर्मी उसको मारने के लिए आ गई या फिर दुनिया के ऊपर पूरा का पूरा एटॉमिक बॉम्ब गिर गया, तो वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही सोचते हुए वो पूरा पागल हो जाता है। वो अपना सर एक पत्थर में ठोक देता है और पागलों की तरह भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने ट्रक आकर उसको कुचल देता है। ट्रक के कुचले जाने से वो वहीं पर मर जाता है। मेन कैरेक्टर खत्म, वीडियो खत्म, चल भाग यहाँ से। पर नहीं, वो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले लेता है, जहाँ पर उसने बुराई को खत्म करने के लिए एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है, जिसमें कागिनो ने दुनिया भर की लड़कियों को रखा होता है जिनके पास मैजिकल पावर होती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो पूरी दुनिया पर नजर रखती है। दुनिया में कोई बुराई पैदा भी होती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको वहीं पर ठोक डालती है। हमारा कागिनो के पास यहाँ डार्क मैजिक की पावर है। कागिनो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। वो किसी की भी नजर में नहीं आता, पर बैकग्राउंड में वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता है। अब कागिनो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की कसम खाता है और वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने। कागिनो अपने मन में सोच रहा होता है,
मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मुझे एक ऐसा अनस्टॉपेबल इंसान बनना है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। मुझे बनना है एमिनेंस इन शैडो। अब कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कागिनो ने इस दुनिया पर पुनर्जन्म लिया था और उसकी एक बड़ी बहन भी थी। इस वक्त वो फील करता है कि इस दुनिया में तो मैजिकल पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के साथ ही बड़ा होता है, जहाँ उसकी बहन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पर असल में कागिनो के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कि वो चाहे तो अपनी बड़ी बहन को चुटकियों में हरा दे। पर वो लोगों को ऐसा दिखाता था कि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर है, वो खुद को कमजोर दिखाता था, बस इसलिए वो लोगों को ऐसा फील कराना चाहता था कि वो असल में एक साइड कैरेक्टर है। लेकिन रात होते ही वो एक शैडो बन जाता है। हर रात वो बुरे लोगों को ढूंढता है और उन्हें धोबी घाट के कुत्तों की तरह मारता रहता है और आखिरी वाले को तो बस बीच से ही फाड़ देता है। बाद में वो ऐसे ही घूम रहा था, तभी उसको एक अजीब सा मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो अपने घर ले आता है। कई दिनों तक उस पर डार्क मैजिक यूज करता है। कुछ दिन बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर पर लगा हुआ कर्स टूट जाता है और उस मॉन्स्टर के अंदर से सील गई हुई एक एल्फ प्रजाति की लड़की बाहर निकलती है। बेड़ो की लड़की तो बहुत ही क्यूट दिख रही है। अगर मरने के बाद ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो मैं बोलता हूँ ढक्कन में 2 बूंद पानी डालकर उसमें नाक डुबाकर अपने प्राण त्यागने में क्या बुराई है। अब कागिनो वहाँ खड़ा हो जाता है और एकदम मीशो वाला बैटमैन बनके और फेंकना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि सुनो लड़की, अंधेरे में एक ग्रुप है कल्ट ऑफ डियाब्लोस। इन नालायकों ने डीमन लॉर्ड को नींद से जगाने के लिए तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर वो सारे फेल हो गए थे और तुम मॉन्स्टर में बदल गई थी। पर मैंने द शैडो ने तुम्हें बचा लिया। अब हम दोनों मिलकर कल्ट ऑफ डियाब्लोस को खत्म कर देंगे। लेकिन कागिनो को रत्ती भर भी नहीं पता होता कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसे तो ये पूरी स्टोरी अपने मन में बनाई थी। लेकिन भाई किस्मत तो देखो इस मनहूस की, इसने जो भी सफेद झूठ अभी अभी बका था वो 100% सही निकलता है। कागिनो डिसाइड करता है कि इस लड़की का नाम आज से अल्फा होगा और सिर्फ नाम ही नहीं देता बल्कि उसे तुरंत अपनी ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन में भी इंक्लूड कर लेता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसने अभी ठीक 2 सेकंड पहले मौका देखते हुए बनाया था। अब कुछ साल बीत जाते हैं और कागिनो भी काफी बड़ा हो जाता है। इन सालों में कागिनो और अल्फा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन के लिए कई सारी लड़कियां भी इकट्ठा कर ली होती हैं। इन लड़कियों के पास अपनी अपनी स्पेशल पावर होती है जिसका इस्तेमाल करके अब इनको कल्ट ऑफ डियाब्लोस को खत्म करना है। अब आखिरी में बड़ी बहन भी 15 साल की हो गई थी, इसलिए वो मैजिक एकेडमी जाने वाली होती है। पर इससे पहले ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। कागिनो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने ग्रुप के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। कुछ देर बाद इनको पता चलता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने ही कागिनो की बहन को किडनैप किया है, पर इनको कल्ट ऑफ डियाब्लोस की करंट लोकेशन का घंटा कुछ नहीं पता। कागिनो मैप पर एक जगह मार्क करने की कोशिश करता है, पर वो डार्ट को गलत जगह पर मार देता है। पर इसकी किस्मत तो देखो, इसने जिस जगह पर मार किया था उसी जगह पर उसकी बहन को कैद किया गया है। कागिनो की असिस्टेंट को पता लगता है कि मार की गई जगह पर एक सीक्रेट हाइड आउट है। अब कागिनो अपनी शैडो गार्डन टीम को लेकर वहां जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ कागिनो की बहन को एक आदमी ने कैद किया होता है। जब वो आदमी कागिनो को जान से मारने की बात करने लगता है तब उसकी बहन गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसका हाथ भी कट जाता है। पर वो आदमी उसे गुस्से में मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उस ग्रुप का एक दूसरा मेंबर आकर उस आदमी को बताता है कि किसी ने हम पर अटैक कर दिया है और अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की लड़कियां होती हैं। उन्होंने पहले ही कल्ट ऑफ डियाब्लोस के सारे मेंबर को जान से मार दिया था। ये देखते ही वो आदमी जान बचाकर भागने लगता है, पर शैडो गार्डन की लड़कियां उसके सामने ही खड़ी थी। यहाँ वो अपना पूरा मन बनाकर आई थी कि आज तो कल्ट ऑफ डियाब्लोस को जड़ से खत्म कर देना है। वो आदमी उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर अल्फा आकर उसे घायल कर देती है। अपने आप को हारते हुए देखकर वो आदमी एक मैजिकल गोली खा लेता है, जिससे उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो जमीन में छेद करके वहां से निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमारा कागिनो तो रास्ता ही भटक चुका था। वो घूमते हुए रास्ता ढूंढ रहा था। तभी वो आदमी बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो कागिनो को देखते ही उस पर अटैक करने लगता है, पर भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले, पर आखिरी में वो तो है एक नूब ही, इसलिए वो कागिनो के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। आखिर में वो कई सारी मैजिकल गोलियों को एक साथ खा लेता है, जिससे वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और सीधा जाकर कागिनो पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ कागिनो अपनी अल्टीमेट पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करता है
और उस आदमी को एक झटके में जान से मार देता है। अब कागिनो का मिशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए अब वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शैडो गार्डन के सारे मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अल्फा कागिनो को बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस की पूरी दुनिया में कई सारे हाइडआउट्स मौजूद हैं, इसलिए उन सारे हाइडआउट्स को ढूंढने के लिए उन्हें कागिनो को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब हमारा कागिनो 15 साल का हो चुका था, इसलिए वो भी अपनी बहन की तरह मैजिकल एकेडमी ऑफ डार्क नाइट में एडमिशन ले लेता है, जहाँ सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते थे। इस किंगडम में आने के बाद कागिनो का सिर्फ एक ही मकसद था, उसे लोगों की नजर में निहायत ही नल्ला और नालायक बनना है। अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की महान मिशन को पूरा करने के लिए कागिनो ने दो बड़े नमूने ढूंढे जो इससे भी बड़े वाले एल हैं। इन दोनों की शक्ल देखकर साफ लगता है कि भगवान ने इन दोनों को बनाने के बाद अपने हाथों को डिटॉल से धोया होगा। अब इन तीन महापुरुषों ने एक शर्त रखी है, जिसके टेस्ट में सबसे कम नंबर आएंगे वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को जाकर प्रपोज करेगा। वही लड़की जिसने आज तक आधे स्कूल की दिल और आधे स्कूल का कॉन्फिडेंस अपने सैंडल के नीचे कुचला हुआ था। कागिनो को ये पता होता है कि इस लड़की को प्रपोज करना मतलब मौत के कुएं में मुजरा करना, पर भाई का डेडिकेशन तो देखो, वो जानबूझकर अपने ही टेस्ट की अर्थी निकाल देता है ताकि वो स्कूल में भी भारी सभा में बेइज्जत हो सके। अब वो उस लड़की एलेक्सिया को प्रपोज कर देता है। उसे लगता है कि अभी वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा। अब यहाँ कागिनो प्रैक्टिस करके आया होता है उसे रिजेक्ट होने के बाद कैसा ड्रामा करना है, लेकिन प्रिंसेस एलेक्सिया उससे हाँ बोल देती है। भाई ये जो सीन चल रहा है ना, इसे देखकर मेरे ऊपर वाले से बस एक ही निवेदन है, प्रभु गरुड़ पुराण का लेटेस्ट एडिशन निकालो और ऐसी किस्मत वाले नल्ले बच्चों के लिए अलग से सजा इंतजाम करो। अब क्योंकि एलेक्सिया ने हाँ बोलकर पूरी स्टोरी को ही बदल दिया होता है, जो कि कागिनो के नल्ले बनने के सिलेबस से बिल्कुल बाहर था, इसीलिए मजबूरी में उसे एलेक्सिया के साथ डेट पर जाना पड़ता है। अब ये दोनों ही साथ में अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो दोनों साथ में लंच करते हैं, साथ में ट्रेनिंग करते हैं और साथ में घूमते भी हैं। ये देखकर क्लास में जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों की जली पड़ी होती है, क्योंकि ये क्रोकोडाइल की शक्ल का कागिनो एक प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप में आ गया होता है। बाद में पता चलता है कि एलेक्सिया ने कागिनो को इसलिए हाँ कहा था क्योंकि उसकी एंगेजमेंट जेनोन नाम के एक टीचर से हो गई थी, जो कि मुझसे भी ज्यादा बदसूरत दिखता है। वही एलेक्सिया इस स्टेट की दूसरी प्रिंसेस है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ स्वॉर्ड फाइट में भी अल्ट्रा प्रो है और एलेक्सिया को उसका मंगेतर जियोन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए उसने अपने मंगेतर को जलाने के लिए कागिनो के साथ डेट किया होता है। उसका मंगेतर ये देखकर भी शांत रहता है, लेकिन अंदर से उसकी भी जली होती है। शाम को दोनों अकेले में बात करते हैं। एलेक्सिया यहाँ खुलकर कहती कि वो कागिनो को यूज कर रही है और उसे पता है कि कागिनो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। कागिनो अब उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने से मना कर देता है, लेकिन एलेक्सिया उसकी तरफ एक कॉइन उछालती है और कागिनो लिटरली में कुत्ता बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक फूटी कौड़ी के लिए एलेक्सिया का वफादार कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हो गया था। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर देख चुका होता है, इसलिए वो हर रोज एलेक्सिया का फेक बॉयफ्रेंड बनता है। ये देखकर उसका मंगेतर की जल के राख हो जाती है। इसके बाद वो दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ पर एलेक्सिया उसको अपने मंगेतर के बारे में बताती है कि वो देखने में बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन कोई भी इंसान इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। या तो वो एक झूठा मक्कार इंसान है या फिर कोई साइको। इसी वजह से वो अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती। अब ट्रेन से घर जाते हुए एलेक्सिया अपना दुख बयां करती है। वो मानती है कि वो अपनी बड़ी बहन आरिस से जलती है, जो ताकत और टैलेंट में उससे बहुत आगे है। कागिनो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल भले ही आम हो, पर वो खूबसूरत है, तुम वक्त के साथ सीख जाओगी। बस यही गलती हो जाती है। ये वही लाइन होती है जो उसकी बड़ी बहन ने उसे हराने के बाद कही थी। गुस्से में एलेक्सिया अपनी तलवार कागिनो पर तान देती है, लेकिन कागिनो को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर में वो चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है और इसी के साथ इनका फेक रिलेशनशिप यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले दिन स्कूल में वो अपने नल्ले निहल्ले दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, पर एलेक्सिया का मंगेतर जियोन वहां सोल्जर्स के साथ कागिनो को अरेस्ट करने के लिए पहुंचता है, क्योंकि कल रात को एलेक्सिया किडनैप हो गई थी और क्योंकि कल रात वो एलेक्सिया के साथ था, इसलिए अब पूरा शक कागिनो पर ही आ चुका था। कागिनो यहाँ सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक पागल डॉक्टर ने एलेक्सिया को किडनैप कर लिया होता है। उसका मकसद है कि एलेक्सिया के रॉयल ब्लड से डीमन किंग को मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदा करना।
वहीं अंधेरे में एक खौफनाक साया तड़प रहा होता है, जो उस डॉक्टर के पिछले डीमन एक्सपेरिमेंट का फेल नतीजा होता है। कई दिनों तक वो शैतानी डॉक्टर एलेक्सिया का खून निकालकर अपने खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, बिना अच्छे से खाना दिए, और लगातार खून बहने की वजह से एलेक्सिया अब पूरी तरह से कमजोर और बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ कई दिनों से सोल्जर्स कागिनो को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। उसकी शकल ट्रक से कुचले गए टमाटर जैसी हो गई थी, लेकिन अंदर से कागिनो को चरम सुख प्राप्त हो रहा था। इतना सुख तो उसको गांजा में केरोसिन मिलाकर पीने पर भी नहीं मिलता था। कागिनो को बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने की कुछ ज्यादा ही चुल मच रही थी। कुछ टाइम टॉर्चर करने के बाद उसके पिछवाड़े में लात मार के वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो सोल्जर्स उसके पीछे अपने स्पाइसेस भी लगा देते हैं। कुछ देर बाद कागिनो अपने घर पहुंचा। वहीं पर अल्फा अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे सीरियस रिपोर्ट देती है कि अल्फा को किडनैप कर लिया गया है और पूरे किंगडम में तबाही मच चुकी है, पर हमारी पूरी शैडो गार्डन इसी वक्त हथियारों से लैस होकर तबाही रोकने के लिए तैयार है। और ऐसा कहकर वो अपने सूट पहन लेती है और तैयार हो जाती है कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ने के लिए। और यहाँ कागिनो तैयार हो जाता है अपने सूट पहनकर, और वो अपने अंडरग्राउंड ठिकाने में जाता है जो उसने एलेक्सिया से मिले पैसों से बनवाया था। अब वो और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है कल्ट ऑफ डियाब्लो से लड़ने के लिए। रात को कागिनो सिटी की कंडीशन देखने के लिए जाता है, तभी उसका सामना उन्हीं नाइट से हो जाता है जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। वो ओवर कॉन्फिडेंस में उसे दोबारा पीटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार कागिनो फुल फॉर्म में होता है। वो अपना पूरा हिसाब बराबर करने के लिए उन सबको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारता है। दूसरी तरफ उस पागल साइंटिस्ट ने खून निकाल निकाल कर एलिसिया की हालत एकदम अधमरी कर दी थी। वहीं पूरे किंगडम में कागिनो की शैडो गार्डन टीम फुल एक्टिव थी। उन्हें भनक लग गई थी कि आज रात कुछ तो कांड होने वाला है, और वो पूरी तैयारी के साथ तबाही रोकने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। वहीं वो पागल साइंटिस्ट एलेक्सिया का रॉयल ब्लड उस अधमरे आदमी की रगों में डाल देता है। रॉयल ब्लड उसके खून में जाते ही वो इंसान तड़प तड़प कर बहुत खूंखार और जानलेवा मॉन्स्टर में बदल जाता है, और वो तुरंत साइंटिस्ट को ही मार डालता है और एलेक्सिया के पास जाकर उसकी जंजीरों को खोल देता है। ये यहाँ बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था, इस वजह से वो एक ही झटके में दीवार को तोड़कर किंगडम में तबाही मचाने लगता है। इस तबाही का फायदा उठाकर एलेक्सिया भागने के रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन तभी अंधेरे से बाहर आता है उसका मंगेतर जियोन, और यहाँ खुलता है सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज। जियोन कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर होता है। उसने गद्दारी से अपने ही मंगेतर एलेक्सिया को किडनैप करवाया था। ये देखकर एलेक्सिया का खून खौल जाता है। वो अपने बची खुची ताकत समेटकर जियोन पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन सिर्फ एक मामूली सी खरोच ही दे पाती है। जियोन की खौफनाक ताकत के आगे एलेक्सिया बिल्कुल बेबस थी। एक ही बार में एलेक्सिया की तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो उसे गुस्से में मारकर जमीन पर पटक देता है, पर तभी सन्नाटा छा जाता है। सबसे घने अंधेरे को चीरते हुए एक खौफनाक साया बाहर आया। वो और कोई नहीं बल्कि अंधेरे का बादशाह कागिनो द शैडो किंग होता है। उसके यहाँ आते ही साफ हो गया कि अब तबाही शुरू होने वाली है। यहाँ मजे की बात ये होती है कि दोनों को भनक तक नहीं होती कि कागिनो ही असली शैडो है। कागिनो की एंट्री होते ही जियोन उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन कागिनो की रफ्तार के आगे वो हमला एक मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ वो बेवकूफ मॉन्स्टर किंगडम को शमशान बना रहा होता है। नाइट के हमले भी बेअसर हो रहे थे क्योंकि वो तुरंत खुद को रीजनरेट कर लेता था। तभी एलेक्सिया की बहन प्रिंसेस आइरिस वहां पर पहुंच जाती है। वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उसका हाथ काट डालती है, यहाँ तक कि वो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर देती है। लेकिन इतना काटने के बाद भी वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही वापस रीजनरेट कर लेता है। तभी अल्फा वहां पर आ जाती है। वो अपनी तलवार की मैजिकल एनर्जी से एक ऐसा जोरदार ब्लू ब्लास्ट करती है कि वो बार बार जिंदा होने वाला मॉन्स्टर पल भर में ही राख हो जाता है। मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारने के बाद वो तुरंत वहां से चली जाती है। शैडो गार्डन की पूरी टीम ने किंगडम के सारे लोगों को किंगडम से बाहर निकाल दिया था और सिर्फ कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लोग ही वहां पर बचे थे। दूसरी तरफ जियोन अपनी पूरी डार्क एनर्जी झोंक कर कागिनो पर टूट पड़ता है। एलेक्सिया की नजर कागिनो की स्वॉर्ड स्टाइल पर पड़ती है और वो सन्न रह जाती है। ये डिबू वही फेंसिंग स्टाइल है जो एलेक्सिया इस्तेमाल करती थी, वही बेकार स्टाइल जिस पर पूरी दुनिया हंसा करती थी। वो पूरी तरह टूटकर अपनी इस तलवारबाजी को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी, पर आज कागिनो उसकी कमजोर स्टाइल को एक परफेक्ट मास्टरपीस की तरह चला रहा था।
जियोन घुटनों पर आ चुका था, पर अपनी हार को भूलकर वो गद्दार एक साथ मुट्ठी भर रेड पिल्स खा लेता है और पूरे हॉल में एक बहुत खतरनाक डेंजरस डार्क एनर्जी फैल जाती है और जियोन की बॉडी बदलकर एक बहुत ही खतरनाक दानव बन जाती है। जियोन अपनी पूरी ताकत से एक खौफनाक ऑलमाइटी ब्लास्ट करता है। पूरा हॉल उसके रेड मैजिक से भर जाता है, जिससे एलिक्सिया भी हैरान हो जाती है। पर हमारा कागिनो इतना पावरफुल था कि उसे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो बस एक लात में उसे पटक डालता है। अब कागिनो अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करता है, जिससे पूरा हॉल में एक विशाल बैरियर बन जाता है। इस गॉड लेवल मैजिक को देखकर जियोन के पसीने छूट जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना भी पावरफुल हो सकता है। कागिनो एकदम शांत आवाज में कहता है कि पिछली जिंदगी में मैं सोचता था कि अगर मुझ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि न्यूक्लियर को मात देने के लिए मुझे खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बनना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने मैजिक को इतना बढ़ाया है कि मैं खुद एक न्यूक्लियर बन चुका हूँ। इस भयानक ब्लास्ट को पूरी शैडो गार्डन की टीम भी देख रही होती है। ब्लास्ट खत्म होने पर वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वहां मौजूद कल्ट ऑफ डियाब्लोस के सारे लोग इस ब्लास्ट से मारे जा चुके थे। ये ब्लास्ट देखकर एलेक्सिया शॉक हो जाती है। तभी उसकी बहन आयरिस वहां आकर उसे गले लगा लेती है और उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन शैडो गार्डन की सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां उन्हें कल्ट ऑफ डियाब्लोस के कई नए हाइडआउट्स मिलते हैं। साथ ही पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल्स शैडो गार्डन के नाम पर क्राइम करके उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने रेपुटेशन बचाने के लिए अब वो इन लोगों पर डेथ ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले दिन कागिनो स्कूल में ऐसे ही घूम रहा होता है जैसे खून की होली खेल कर आया हो। ये खून इसलिए था क्योंकि एलेक्सिया ने उसे प्रपोज किया और हमारे सक लॉन्डे ने अपने सपनों के लिए उसे मुंह पर रिजेक्ट कर दिया। बस फिर क्या, मैडम का ईगो हर्ट हो गया और उसने प्यार के बदले सीधा कागिनो का खून ही निकाल दिया। खैर, इस कटी फटी हालत में वो एक नई लड़की से टकराता है और भाई का जलवा तो देखो। इस खूंखार लुक में भी दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन कागिनो और उसके नल्ले दोस्तों की लड़कियां पटाओ पंचायत शुरू हो जाती है। इन नमूनों ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया था जिसे सुनकर माँ की हवेली भी सुसाइड कर लेगी। तुम लोग बस प्लान सुनो। ये चॉकलेट खरीदेंगे, लड़कियों को देंगे और लड़कियां पिघल कर सीधा इनके पैर चूमने लगेगी। का थोपड़ा देखकर तो अंधा भी अपना रास्ता बदल ले और ये 10 रुपए की डेयरी मिल्क से आशिक बनने चले हैं। अगर इनकी शक्ल देखकर कोई लड़की इनके पैरों में भी गिर गई ना, तो लिख के ले लो, उसे प्यार नहीं मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। प्लान सेट होते ही ये तीनों मजनू सच में सिटी के सबसे महंगे चॉकलेट स्टोर पर पहुंच गए। वहां की मैनेजर की नजर कागिनो पर पड़ती है और वो उसे स्पेशल सर्विस के बहाने अंदर ले जाती है। और भाई, अंदर कोई चॉकलेट का गोदाम नहीं था। वहां पूरी शैडो गार्डन की टीम एक बहुत ही शाही गद्दी लगाकर अपने बॉस कागिनो का इंतजार कर रही थी। असलियत में ये मैनेजर और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की मेंबर गामा है। पास्ट में कागिनो ने इसे मरने से बचाया था और चॉकलेट बनाने का आइडिया दिया था। उसी आइडिया से बंदी ने पूरे के पूरे एम्पायर को खड़ा कर दिया और 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स छाप दिए। कागिनो एकदम गॉडफादर की तरह अपनी शाही गद्दी पर बैठता है। गामा उसे रिपोर्ट देती है कि कुछ छपरी क्रिमिनल्स शैडो गार्डन का नाम पर क्राइम करके उनकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। फिर वो नू नाम की एक नई मेंबर से मिलवाती है जो अब से हर मिशन में कागिनो की मदद करेगी। लेकिन जिस बंदी ने इसके आइडिया से 1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया, हमारा ये अंडरकवर डॉन छुप के उसके खजाने से एक सोने का कॉइन अपनी जेब में सरका लेता है। इसके बाद ये तीनों मस्त अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी कागिनो को कुछ आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक कागिनो के कदम रुक जाते हैं। वो अपना पेट पकड़ता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, प्रेशर अब बर्दाश्त के बाहर निकल गया है।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अब इस गली में ही जाना पड़ेगा। कुछ दूरी पर खड़े उन दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हवा में एक भारी सनसनाहट छा जाती है और उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। बिना उसके पास गए दूर से ही उन्होंने अपने दोस्त को इस खौफनाक दर्द में जूझते हुए देखा। वो इमोशनल होकर अपने दोस्त से कहते हैं, तो हार मत मानना भाई, हम कसम खाते हैं कि तेरे इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रखेंगे। और फिर वो अपने उस जिगरी यार को उस अंधेरी गली में उसके नसीब के सहारे अकेले छोड़कर फूट फूट कर रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पर असलियत में दोस्तों को वहां से भगाने के लिए ये कागिनो की एक चाल होती है। वो सीधा छत पर पहुंचता है जहां नीचे एलेक्सिया उन फेक शैडो गार्डन वाले गुंडों से अकेले ही लड़ रही होती है। जैसे ही गुंडे एलेक्सिया पर जानलेवा हमला करते हैं, कागिनो बिजली की तेजी से आकर उसे बचा लेता है। वहीं उसकी नई असिस्टेंट नो भी वहां पर पहुंचती है और बिना पसीना बहाए बाकी क्रिमिनल्स को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन के साथ बैठकर उसे सच्चाई समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो साफ साफ ऐलान कर देती है कि शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डियाब्लोस ये दोनों ही उनके पक्के दुश्मन हैं। इधर कागिनो अपने मस्त स्वैग में ट्रेन में खड़ा हुआ था, पर जिन दो गधों ने कल रोते हुए चीता तक राज रखने की कसम खाई थी, उन्होंने पूरे सिटी में ढिंढोरा पीट दिया था कि कागिनो गली में ही लैंडमाइन बिछा रहा है। वाह, बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। कसम से अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत भाई। अब कागिनो के दोस्त ने जो चॉकलेट खरीदी थी वो उसको एक लड़की को देता है, पर उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आकर उसकी गुद्दी लाल कर देता है। यहाँ चेरी भी बैठी हुई थी, वही लड़की जो कागिनो से टकराई थी। वो लड़की कोई मामूली बंदी नहीं बल्कि एक रिसर्च एक्सपर्ट है, जिसे एलेक्सिया की बहन ने एक मिस्टीरियस पत्थर को डिकोड करने का टास्क दिया था। ये वही आर्टिफैक्ट है जो कागिनो के पिछले एटॉमिक धमाके के बाद बल्बे में से निकला था। अब कागिनो उसे चॉकलेट देकर वहां से निकल जाता है। घर आकर वो वही चॉकलेट खाती है और तुरंत कागिनो के प्यार में डूब जाती है। इस सूखे टहनी जैसे शकल वाले इंसान पर लड़कियां ऐसे गिर रही हैं जैसे तालाब में मछलियां गिरती हैं। इधर मेरे जीवन में सालों से अकेला पड़ा हूं, पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा मुझे। ये कैसा एब्सोल्यूट अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। शाम को नूक कागिनो को रिपोर्ट देती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस अब एक दुश्मन नहीं बल्कि ब्रेन वॉशिंग की मशीन बन चुका है। ये बच्चों को बचपन से ही इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि वो खुद की पर्सनैलिटी भूलकर इनके गुलाम बन जाते हैं। उस टाइम बाद कागिनो के दोस्त ने जबरदस्ती उसका फॉर्म एक टूर्नामेंट में भर दिया और सीधा उसे अखाड़े में उतार दिया। और भाई यहाँ भी अपनी साइड कैरेक्टर वाली नौटंकी का पूरा सिलेबस रट के आया था। मैच की शुरुआत में उसने अपने मुंह में टमाटर दबा लिया और जानबूझकर उस लड़की से मार खाने लगा, जिससे टमाटर फटा और पूरी जनता को ऐसा लगा कि भाई के मुंह से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। भाई ने 1000 तरीकों से कुटाई खाने का पूरा मास्टर प्लान बनाया था ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर दिखे। पर थोड़ी देर में मार खाने के बाद कोच ने वहां आकर कागिनो को बचा लिया और इसी के साथ कागिनो का लूजर बनने का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। बुरी तरह पिटने के बाद कागिनो मुंह पर पट्टियां लपेटे यूं ही टहल रहा था, तभी वहां एंट्री होती है चेरी की। वो उसे अपने हाथों से बना केक देकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और कागिनो तुरंत मान भी जाता है। भाई चेरी उसे अपने पापा से मिलवाती है जो एक एक्स नाइट और स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात चल ही रही होती है कि चेरी को कागिनो और एलेक्सिया के पुराने रिलेशनशिप का भनक लग जाती है। सच जानने के लिए वो सीधा एलेक्सिया के पास जाकर पूछती कि क्या वो दोनों अभी भी साथ हैं। एलेक्सिया ना कहती है, जिससे चेरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पर चेरी को इतना खुश देखकर एलेक्सिया जलन के मारे अंदर ही अंदर राख हो रही होती है। कुछ घंटों बाद कागिनो अपने स्कूल में शांति से बैठा हुआ था, तभी वहां स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट रोज आती है। वो वही लड़की है जिसने कुछ समय पहले कागिनो को बुरी तरह से धोया था। पर अचानक कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक मेंबर एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है। इसके एक्टिवेट होते ही पूरे स्कूल में चारों तरफ एक पीले रंग का बैरियर फैल जाता है। इस बैरियर का असर ऐसा था कि अंदर मौजूद कोई भी इंसान अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी अचानक वहां कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लोग आ धमकते हैं जो खुद को शैडो गार्डन बताते हैं। वो बिना सोचे रोज पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कागिनो अचानक बीच में आ जाता है। इस हमले में उसकी छाती पर एक बहुत गहरा कट लग जाता है। उसके शरीर से बेहिसाब खून बहने लगता है और वो वहीं पर मरने की हालत में चला जाता है।
रोज उसके पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसको बचाने के लिए कागिनो ने अपनी जान गंवा दी थी। कल्ट का मेंबर उसे और क्लास के सारे बच्चों को बंदी बनाकर नीचे ग्राउंड पर ले आता है। सबको लगता है कि कागिनो मर चुका है, पर असलियत में वो मरा नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा होता है। उसका बचपन से ही सपना होता है कि वो एक साइड कैरेक्टर की तरह गीटर की मौत मरे। उसने अपनी मैजिक पावर से 10 मिनट के लिए अपना दिल बंद कर दिया था ताकि दुनिया को लगे कि गेम खत्म हो चुका है। कागिनो वापस खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है और बिल्कुल तैयार है अंधेरे में छुपकर दुश्मनों का पिछवाड़ा तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ चेरी को खत्म करने के लिए कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है। वो खुद को शैडो गार्डन का मेंबर बताकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उसका काम तमाम करने के लिए। तभी आखिरी समय में एक कमांडर आता है और वो उस बंदे पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले का फायदा उठाकर चेरी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। छत पर खड़ा कागिनो पूरे स्कूल को सीसीटीवी बना हुआ होता है। बाहर वाले लोग बैरियर को तोड़ने में लगे होते हैं, पर वो बैरियर उनकी औकात के बाहर है और अपने मेन कैरेक्टर टाइम पास के लिए कल्ट के मेंबर को ऐसे निपटा रहा है जैसे रात में मच्छर मार रहा हो। इन सब के बीच उसके दिमाग में अलग ही स्क्रिप्ट चल रही होती है, मेरी धनुष हीरो वाली एंट्री कब होगी। तभी वो देखता है कि चेरी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। कागिनो दूर से ही उसके रास्ते में गार्ड्स को स्नाइपर की तरह टपका देता है। फिर वो सीधा बिल्डिंग से छलांग मारता है और ऊपर के रूम में चला जाता है। चेरी अचानक उसे देखकर डर जाती है, पर कागिनो उसे हीरो की तरह पकड़ लेता है। बाहर बैकग्राउंड में उसने कल्ट वालों की लाश को छत से उल्टा रखा था। अब दोनों प्लान डिस्कस करते हैं। चेरी बताती कि कल्ट ने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके जो बैरियर बनाया है वो सिर्फ स्टूडेंट्स की मैजिक पावर को रोक रहा है, और कल्ट ने सारे स्टूडेंट्स को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि उसकी सारी मैजिक पावर उसके अंदर चली जाएगी और तब वो ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। इसे तोड़ने का बस एक ही जुगाड़ है, चेरी के पास जो आर्टिफैक्ट है उसे कल्ट वाले आर्टिफैक्ट के साथ कनेक्ट करना होगा, तब जाकर ये बैरियर खत्म होगा। पर इस वाले आर्टिफैक्ट को सही करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे जो कि ऊपर वाले रूम में है। इसी वजह से कागिनो एक एक को मारते हुए ऊपर वाले रूम में जाने लगता है, पर निंजा उसे रोक लेता है। वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, पर इसके बाद भी कागिनो उसे अपनी एक लात से ठोक डालता है। जब वो नीचे गिरता है तो वो देखता है कि कल्ट के सारे मेंबर को कागिनो ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया है और कागिनो बड़े ही मजे से उसको भी ठोक डालता है। ऊपर पहुंचने पर पता चलता है कि जिस कमांडर ने चेरी को बचाया था वो मारा जा चुका है, उसके साथ उसका साथी भी मर चुका होता है। न्यू यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो लड़का उसका होने वाला पति था, कभी जिससे उसने प्यार किया था, आज उसे अपने सामने मरते देखना उसके लिए एक गहरा सदमा था। कागिनो ऊपर पहुंचता है और बिना किसी फालतू इमोशन के उस टूल को ढूंढने लगता है जिसकी चेरी को जरूरत थी। न्यू उसे रिपोर्ट देती है कि शैडो गार्डन की लड़कियां अभी भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पा रही है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल पर हुई थी। वो लोग इस बैरियर को खत्म करने का प्लान तेजी से बना रही हैं। कागिनो वो टूल लेता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया गया है और उनमें से एक भी इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा होता। वो लोग बिल्कुल लाचार बन चुके हैं। चेरी ने उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। उसे ठीक करते ही उसे वो अपना काला अतीत याद आ जाता है, जहाँ उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने एक जालिम ने दिल पर तलवार मार के मौत के घाट उतार दिया था। वो पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी, पर उसकी माँ की दोस्त रेज ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रेज उसके लिए सौतेला बाप जरूर था, पर उसने उसे अपने सगे बाप से भी बढ़कर पाला और बड़ा किया। दूसरी तरफ कल्ट के दरिंदों ने एक स्टूडेंट्स को बेरहमी से मार डाला था, जिससे पूरे स्कूल में खौफ का साया फैल गया। चेरी बिना डरे टनल के जरिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है। वो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है और कल्ट के आर्टिफैक्ट की तरफ फेंकती है। दोनों आर्टिफैक्ट के टूटते ही वो बैरियर टूट जाता है और तुरंत सबकी मैजिक पावर वापस आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सारे स्टूडेंट्स कल्ट के लोगों पर हमला कर देते हैं और कई सारे कल्ट के लोगों को जान से मार डालते हैं। अचानक ऊपर कांच तोड़कर शैडो वहां आ जाता है
और उसके साथ उसकी पूरी शैडो गार्डन की आर्मी भी। वो बिना देरी किए अपने काम को शुरू करता है और कल्ट के हर एक मेंबर को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। तभी वहाँ भीषण आग लग जाती है और पूरा स्कूल आग की लपटों में घिरने लगता है। ये आग कल्ट के एक लीडर ने लगाई थी। बैरियर खत्म होते ही एलेक्सिया की बहन और उसके नाइट्स तुरंत अंदर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स की मदद करने लगते हैं। कल्ट का लीडर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर आग लगा रहा था ताकि सारे सबूत मिट जाए, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कागिनो पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो बिल्कुल शांत होकर वहीं पर बैठा हुआ था। कागिनो को पहले से ही पता था कि अंदर कौन बैठा हुआ है और उस भारी भरकम सूट के अंदर और कोई नहीं बल्कि चेरी का बाप होता है, जिसने चेरी की माँ को जान से मार डाला था क्योंकि उसको एक बीमारी थी जो एक आर्टिफैक्ट से ही ठीक हो सकती थी। चेरी की माँ ने वही आर्टिफैक्ट ढूंढ निकाला पर वो गवर्नमेंट को सौंपना चाहती थी ताकि वो आर्टिफैक्ट किसी गलत इंसान के हाथों में ना चला जाए, पर इसने चेरी की माँ को मार डाला ताकि उस आर्टिफैक्ट को हथिया सके। और वो चेरी को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो भी उसकी माँ की तरह ही इंटेलिजेंट थी। अब वो आदमी अपने हथियार से कागिनो पर अटैक करता है और कागिनो को मौत के घाट उतार देता है, पर ये कागिनो का ही एक प्लान था। दरअसल जब वो शैडो बनकर आता था तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। अब रेज अपने आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर डालता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर की तरह उसे बहुत दर्द होता है पर वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। रेज अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके कागिनो को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा डालता है पर उसे भनक तक नहीं लगती कि कब कागिनो ने पलक झपकते ही उसके हाथ को काट डाला। हार के डर से पागल हुआ रेज फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है पर इस बार कागिनो उससे कोई मौका नहीं देता। वो उसे उसी दर्दनाक तरीके से मारता है जैसे उसने चेरी की माँ को मारा था। हर एक घाव उसके पुराने पापों का हिसाब था। आखिर में कागिनो अपनी तलवार सीधा उसकी छाती के आर पार कर देता है। उसका दिल चीरते हुए उस दरिंदे का अंत कर देता है। मंजर बिल्कुल वैसा था जैसे इंसाफ ने खुद को दोहराया हो। उसी पल चेरी वहाँ पर पहुँचती है। अपनी नजरों के सामने अपने पिता की लाश देखकर वो स्तन रह जाती है। उसकी सारी दुनिया एक पल में मिट चुकी थी। वो दौड़कर उसके पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी चीखें स्कूल में लगी आग से भी ज्यादा तेज होती हैं। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना आज वो शैडो के हाथों मारा गया था। अब चेरी शैडो से बहुत ही नफरत करने लगती है। वो शैडो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है। शैडो बिना कुछ कहे चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। उसे बखूबी पता था कि आज उसने चेरी की नजरों में खुद को विलन बना लिया है। उसे पता था कि अब चेरी की नफरत ही उसके जीने का नया मकसद बनेगी। कुछ दिन बाद शैडो गार्डन की जरूरी मीटिंग होती है। वहाँ पता चलता है कि गवर्नमेंट ने शैडो पर लाखों की बाउंटी लगा दी है। कल्ट ऑफ डियाब्लो ने शैडो गार्डन का नाम इस्तेमाल करके स्कूल में जो तबाही मचाई थी उसके इल्जाम शैडो गार्डन पर ही आ चुका था। अब पूरी दुनिया की नजर में ये मोस्ट वांटेड बन चुका है। इधर चेरी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए तैयार बैठी थी। जाने से पहले वो आखिरी बार कागिनो से मिलती है पर चेरी की उन आंखों में अब पहली वाली चमक नहीं थी बल्कि अब गहरा जख्म और खालीपन है। अब कागिनो उससे पूछता है कि उसका आगे का गोल क्या है तो वो बस इतना कहती कि वो एक सीक्रेट है। कागिनो को उसकी आवाज से समझ आ जाता है। अब कागिनो को यकीन आ जाता है कि चेरी की पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शैडो को ढूंढना और उसे मौत के घाट उतारना। अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी इसलिए कागिनो काफी दिनों से अपनी बहन की नजरों से बचता हुआ शहर में ही रह रहा था। दूसरी तरफ शैडो गार्डन में अलग ही कलेश चल रहा है। बीटा और अल्फा इस बात पर भिड़ती है कि मास्टर दोनों में से सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं। कागिनो की ऐसी जिंदगी देखकर मुझे चुल्लू भर केरोसिन में डूबकर मरने का मन करता है। यहाँ एलेक्सिया और उसकी बहन कपड़े खरीदने के लिए आए होते हैं और उस दुकान की मालिक और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन की गामा है। वो उसे अलग अलग टाइप के कपड़े दिखाती है। गामा ने उसे एक ऐसा अंडरवेयर दिखाया जो कपड़ों से ज्यादा वाईफाई लग रहा था। आयरिस ने साफ मना कर दिया, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये सब हमारे में नहीं चलेगा। पर एलेक्सिया को शायद इसके रिस्क लेने का शौक था। वो आयरिस को कोने में ले गई और इतनी चिपक गई जैसे फेविकॉल का एड चल रहा हो। वो अपनी ही बहन को अजीब तरीके से टच करने लगती है। उसने बड़े प्यार से परमिशन मांगी कि दीदी क्या मैं ये पहन लूं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई?
फिर हम कागिनो को देखते हैं जो ट्रेन में दूसरी जगह जा रहा होता है। साथ में बैठी हुई रोज ऐसे चिपक रही होती है जैसे बैंक वाले लोन के लिए चिपकते हैं। उसे लग रहा है कि कागिनो उसका मसीहा है क्योंकि कागिनो ने उसे बचाया था। रोज अब प्यार के समंदर में इतना डूब चुकी है कि उसने कागिनो में अपना फ्यूचर हस्बैंड दिख रहा है। देख रहे हो भगवान, इस खटमल जैसे लड़के के पीछे 4 लड़कियां हाथ धोकर पड़ी हैं और यहाँ हमारी लाइफ है सिर्फ एंजाइटी और नंगा नाच और अकेलापन का सब्सक्रिप्शन है। शहर पहुंचते ही रोज हिस्ट्री टीचर के मोड में आ जाती है। वो कागिनो को बताती है कि सदियों पहले डियाब्लो नाम का एक खतरनाक शैतान दुनिया में तबाही मचा रहा था। तभी एक जाबाज हीरो ने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान का अंत किया और दुनिया को बचा लिया। रात को कागिनो मस्त छत के ऊपर बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था को देखता है और सीधा लकड़ी की चम्मच से उसको बीच में 2 हिस्सों में काट डालता है। थोड़ी देर बाद सब एक ट्रेडिशनल टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। यहाँ हजारों साल पुराना योद्धाओं को समन किया जाता है। इस पुराने ड्रामा का होस्ट नेल्सन है। शैडो गार्डन को इस बंदे पर पूरा शक होता है। वो यहाँ बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और एलेक्सिया को भी इस बंदे पर पूरा शक है क्योंकि जब चर्च के एक इंसान का मर्डर हो गया था तो इसने इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि चर्च खुद इन्वेस्टिगेशन कर ले। इसलिए सबको दाल में कुछ काला लगता है। अब टूर्नामेंट शुरू होता है जहाँ पर एक बंदा आता है पर वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो एक भी योद्धा को समन नहीं कर पाता और ऐसा करते करते कई सारे लोग आते हैं पर वो सारे लोग इतने ज्यादा यूजलेस होते हैं कि एक भी योद्धा को समन नहीं कर पाते। कागिनो यहाँ सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से शैडो बनकर एंट्री मारे जिससे उसकी ऑरा फार्मिंग हो जाए। तभी कागिनो का नाम बुलाया जाता है क्योंकि रोज ने बिना पूछे उसका नाम टूर्नामेंट में लिख लिया था। अब उसके जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसी वजह से वो लोगों को भड़काने का प्लान बनाता है। वो शैडो का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और अपनी कलाकारी दिखाने लगता है और उसको भी बहुत मजा आ रहा था क्योंकि सारे लोग उसे बहुत ताकतवर समझ रहे थे। तभी शैडो जोश जोश में आकर अपने मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत पुरानी और ताकतवर विच समन हो जाती है। वो उतनी ही पावरफुल होती है जितना पावरफुल शैडो है। ये पुराने जमाने की एक विच हुआ करती थी जिसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो एक ही झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। शैडो को समझ आ जाता है कि ये बहुत पावरफुल है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को पहली बार एक वर्दी ओपोनेंट मिला था और जब वो दोनों आमने सामने लड़ रहे थे तब वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को जिंदगी में पहली बार एक वर्दी ओपोनेंट मिला था। लेकिन शैडो आखिर में अपनी तलवार से एक अटैक करता है और वो एक ही झटके में हार जाती है। वो विच इसलिए हारती है क्योंकि उसकी पावर को सील किया हुआ होता है। उसके तुरंत बाद वहाँ एक बहुत पावरफुल मैजिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और एक एंशिएंट स्पेल रिवील होता है। अल्फा को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ये पोर्टल सेंचुरी का दरवाजा होता है। कागिनो उसे देखकर सोचता है कि ये कोई टाइम टेबल की मशीन है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। पर वो दरवाजा कागिनो के पीछे ऐसे बढ़ता है जैसे गली के कुत्ते मेरे पीछे बढ़ते हैं। इधर अरीना में सेंचुरी का दरवाजा खोलते ही उस बुढ़े नेल्सन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो सबको चीख चीख कर भागने के लिए कहता है पर तभी वहाँ शैडो गार्डन की एंट्री हो जाती है। एलेक्सिया वहाँ आती है और नेल्सन के गार्ड को गाजर मूली की तरह काट के रख देती है। वो उस बूढ़े को पकड़ती है और सीधा पोर्टल के अंदर ले जाती है। अब जहाँ फ्री की ट्रिप मिल रही हो वहाँ एलेक्सिया और रोज क्यों पीछे रहे। अब वो दोनों भी बिना टिकट के उस जादुई दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले उसके अंदर कूद जाते हैं। सेंचुरी के अंदर पहुँचने के बाद अल्फा सबको हिस्ट्री का एक ऐसा कड़वा सच बताती है जो दुनिया से छुपाया गया था। वो बताती कि जिसे पूरी दुनिया महान हीरो ओलिवर मानता है जिसने डियाब्लो को खत्म किया था, वो असली में कोई हट्टा कट्टा मर्द नहीं बल्कि एक लड़की थी और उसकी शक्ल बिल्कुल अल्फा जैसी थी क्योंकि वो अल्फा की एक पूर्वज थी। कल्ट ऑफ डियाब्लो वाले कोई साधु संत नहीं थे बल्कि वो एक नंबर के लालची और पागल साइंटिस्ट थे। उन्होंने अनाथ बच्चों पर डीमन के सेल्स डालकर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे वो बच्चे मॉन्स्टर बन गए। उन्होंने ओलिवर का इस्तेमाल किया, डीमन डियाब्लो के राइट हैंड को काटकर सील किया और उस हाथ से बीस्ट ऑफ डियाब्लो नाम की गोलियां बनाई। ये गोलियां खाने पर मिस्टीरियस पावर और इमोर्टैलिटी मिलती है और ये टकला नेल्सन उन्हीं साइंटिस्ट में से एक था। जैसे ही सच बाहर आता है वो टकला घबरा जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेल्टा सीधा उसके छाती पर तलवार घोंपकर पानी में फेंक डालती है। पर वो बूढ़ा इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था,
वो पानी से बाहर आता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना कागिनो सेंचुरी के अंदर एक अनजान जगह पर पहुंचता है, जहां उसे अरोरा विच ऑफ कैलेमिटी जंजीरों में बंधी हुई मिलती है। कागिनो उसे आजाद करता है और अरोरा बताती ये एक यादों की जेल है, जहां हजारों साल पुराने मेमोरीज कैद रहती हैं। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके सेंटर में जाकर मैजिकल कोर को तोड़ डालना। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सेंचुरी के अंदर कागिनो का मैजिक पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, पर अपना कागिनो तो मीशो वाला बैटमैन है, वो बिना मैजिक के ही आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्होंने कई अरोरा की मेमोरीज और ज़ॉम्बीज मिलते हैं। कागिनो बिना पलक झपकाए उन सारे ज़ॉम्बीज को धोबी घाट के कपड़ों की तरह पेल डालता है। अब टकले की पावर एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पावर लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से शैडो गार्डन की लड़कियां अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वहाँ वो लड़कियां रिसर्च करने के लिए इधर उधर घूमती है और उनको एक बहुत ही शॉकिंग चीज का पता चलता है कि शैडो गार्डन की लगभग सारी लड़कियों पर कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल दिया था। पर सारी लड़कियों का कुछ साल बाद हमारे कागिनो ने वापस इंसान बना दिया था और उधर उस टकले बूढ़े नेल्सन की एंट्री होती है। वो टकला सोचता है कि सेंचुरी के अंदर इन लड़कियों का मैजिक ब्लॉक हो चुका है। वो खुद को बहुत बड़ा 30 मार्क हाथ समझकर अपने 100 क्लोन्स बना लेता है, पर भाई उसने डेल्टा को हल्के में ले लिया था। डेल्टा का बस चले तो वो इस सारे इंसानों को कच्चा चबा जाए। वो उन 100 टकलों की भीड़ को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देती है। यहाँ नेल्सन की तो पैंट ही गीली हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा कागिनो और अरोरा एक उल्टी सीधी डायमेंशन में गिरते हैं, जहाँ अरोरा की पुरानी यादें कैद हो चुकी थी। वहाँ उन्हें अरोरा के बचपन का रूप मिलता है, जिस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। कागिनो फुल स्वैग में उन ज़ॉम्बीज को धोबी पछाड़ मारता है, लेकिन उस मेमोरी लूप से बाहर निकलने के लिए जो कागिनो करता है ना, वो सिर्फ अपना कागिनो ही कर सकता है। वो बिना किसी इमोशन के अरोरा के बचपन वाले इल्यूजन को ही अपनी तलवार से उड़ा डालता है, ताकि वो लूप टूट जाए। इसके बाद वो दोनों सेंचुरी के एकदम सेंटर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पत्थर में एक चमकती हुई जादुई तलवार धसी होती है। कागिनो मन में सोचता है, अपोनी लेजेंडरी हीरो है और अपोनी जानता है तलवार निकालना, पर भाई तलवार टस से मस नहीं होती। पता चलता है कि इस तलवार को सिर्फ और सिर्फ हीरो के खानदान वाले ही निकाल सकते हैं, किसी छपरी के बस की बात नहीं है ये। अब जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो दोनों चुपचाप उसी तलवार के पास बैठकर आराम फरमाने लगते हैं। इधर वो टकला नेल्सन अल्फा से मार खाकर सुधर चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो ओलिवर के स्टैचू तोड़कर असली ओलिवर यानी अल्फा की वंशज को सम्मन कर लेता है। अल्फा और बाकी लड़कियां देखती है कि उनका जो असली मकसद था वो पूरा हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि सेंचुरी कैसे काम करती है, इसलिए वो इस बहन के लौड़े से लड़कर अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाली। इसलिए वो सब वहां से पोर्टल बनाकर खिसक लेती हैं। तभी सेंचुरी का अलार्म बजता है कि सेंचुरी में कोई घुसपैठिया यानी अपना शैडो घुस गया है। नेल्सन ओलिवर को लेकर सीधा सेंचुरी की तरफ दौड़ता है। कागिनो और अरोरा आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी नेल्सन और ओलिवर वहां से धमकते हैं। नेल्सन ओलिवर को कागिनो पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। यहाँ ओलिवर इतनी ज्यादा तेज होती है कि कागिनो को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कागिनो को हवा में उछालती है, दीवार में दे मारती है, पानी में डुबाती है और तो और कागिनो की स्लाइम वाली तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो कागिनो को बहुत बुरी हालत कर देती है। नेल्सन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता है कि कागिनो का गेम ओवर हो गया है। अरोरा ये सब देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोते हुए नेल्सन के सामने भीख मांगती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस इसे मत मारो। लेकिन अपना कागिनो मार खाने के बाद भी नीचे से एक शैतानी मुस्कान देता है और कहता है, अरे ध्यान से, मुझे तेरी दया की कोई जरूरत नहीं है। कागिनो को समझ आ गया था कि ओलिवर के अंदर कोई दिल या दिमाग नहीं है, वो बस एक मशीन की तरह काम कर रही है। नेल्सन गुस्से में तिलमिला जाता है और ओलिवर को कागिनो को काम तमाम करने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी ओलिवर कागिनो पर खतरनाक जानलेवा हमला करती है, जिससे कागिनो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब हमारा कागिनो का काम तमाम हो चुका है। नेल्सन को लगता है कि उसने इस गेम को हमेशा के लिए जीत लिया है, लेकिन कागिनो के चेहरे पर ना ही दर्द होता है, ना ही किसी तरीका का डर। वो पलक झपकने से भी ज्यादा तेज रफ्तार में ओलिवर का हाथ मोड़ देता है और अपने खूंखार जबड़े का इस्तेमाल करके वो उसे बुरी तरह से काट लेता है। वो इतना खतरनाक था कि ओलिवर के शरीर से खून का फव्वारा बहने लगता है और अगले ही पल दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिकल पपेट हवा में राख बनकर उड़ जाती है। ये नजारा देखकर नेल्सन के पैरों में से जमीन खिसक जाती है।
उसकी कांपती हुई आवाज में मौत का खौफ साफ झलकता है। वो घबराकर बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। पूरी तलवार आर पार होने के बावजूद भी ये लड़का अभी तक अपने पैरों में कैसे खड़ा है। तभी कागेनो रूह कांप देने वाली भारी आवाज में बोलता है कि तलवार मेरे बॉडी को टच करने से ठीक 1 मिलीसेकंड पहले मैंने अपनी मैजिकल एनर्जी से अपने सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसका लिए थे। ये सुनकर नेल्सन पूरी तरह बौखला जाता है। अपनी मौत को सामने खड़ा देख पागलपन में सेंचुरी की पूरी पावर को आजाद कर देता है। एरिया की जमीन फटने लगती है और देखते ही देखते वहाँ हजारों ओलिवर के क्लोन्स पैदा हो जाते हैं। नेल्सन पागलों की तरह कहता है, मार डालो इसे, और हजारों ओलिवर अपनी तलवार के साथ कागिनो की तरफ झपटती है। पर कागिनो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो धीरे से अपनी आंख खोलता है जो अब तक बंद थी। अब कागिनो सिर्फ अपने एक वार से उन 1000 क्लोन्स की पहली वेव को पूरी तरह खत्म कर देता है। वो आंख खोलने की वजह से कागिनो के पास अब अनलिमिटेड पावर आ जाती है। कुछ देर उन क्लोन से लड़कर उसे एहसास होता है कि जब तक सेंचुरी का कोर तबाह नहीं होगा तब तक ये क्लोन्स बार बार आते रहेंगे। अब वो उन क्लोन से लड़ते हुए सोचता है कि अब वक्त आ चुका है आज का सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करने का, दुनिया को ये एहसास दिलाने का कि असल में शैडो क्या कर सकता है। कागिनो अपनी तलवार को सामने करता है और अपने अंदर सो रही अनलिमिटेड डिस्ट्रक्टिव मैजिक एनर्जी को आजाद कर देता है। सेंचुरी में एक डरावनी रोशनी फैलने लगती है। हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा होता है और फिर कागिनो के होंठ हिलते हैं। वो 3 शब्द बोलता है जो सेंचुरी के पूरे वजूद को हमेशा के लिए मिटा कर रख देता है। शैडो गार्डन की लड़कियां ये सब बाहर से देख रही थी। वो बुरी तरह हिल जाती है ये देखकर कि शैडो की पावर इतनी ज्यादा है कि पल भर में उसने इतने बड़े सेंचुरी को राख में बदल दिया। सेंचुरी का अब अंत हो चुका है। धमाके के बाद अपना मीशो वाला बैटमैन एक जंगल में आंख खोलता है और कहाँ सीधा अरोरा की गोद में। कागिनो फिर अपना रटा रटाया डायलॉग मारता है, अरे वो तो मैंने अपने दिल साइड में खिसका लिया था इसलिए मैं आखिरकार बच गया। भाई ये इंसान है ये रोबिक्स क्यूब, जब मन किया अपनी बॉडी का कोई भी पुर्जा कहीं पर भी सेट कर लिया। अरोरा बेचारी फुल विदाई वाली इमोशन जोन में आ जाती है। वो पूरी नम आंखों से कहती है, मुझे तो हमेशा के लिए गायब होना ही था पर तुमने मुझे ऐसी यादें दे दी जो मैं कभी भी भूलना नहीं चाहती। इतना बोलकर अरोरा हवा में राख बनकर उड़ जाती है और अपना कागिनो बस ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे मन में कह रहा हो, चलो एक और बला टली। एलेक्सिया को फाइनली अपनी औकात का एहसास हो जाता है कि वो इस दुनिया में बिना बैटरी वाले सेल रिमोट जितनी यूजलेस है। तो वो डिसाइड करती है कि अब हम तीनों मिलकर बुराई के खिलाफ एक सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे जहां हम शैडो गार्डन पर भी नजर रखेंगे। अब यहाँ मजे की बात यह है कि बेटा अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि वो तो पहले ही शैडो गार्डन की टॉप लेवल गुंडी है। लेकिन ये बात एलेक्सिया को नहीं पता होती क्योंकि जब बेटा शैडो गार्डन में नहीं होती तब वो भेस बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिंग करती है। अब इस ग्रुप में वो एलेक्सिया के साथ रहकर एलेक्सिया की ही जासूसी करेगी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शैडो को देती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अल्फा और इप्सियन एक नाव पर बैठकर चिल कर रहे होते हैं। वो कागिनो के इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को ऐसी तारीफ करते हैं जैसे कागिनो ने मोहल्ले की दीवार में सबसे बड़ा सुतली बम फोड़ दिया हो। और सबसे बड़ा पोपट तो तब होता है जब इन्हें पता चलता है कि अरोरा ही असली में डीमन डियाब्लोस थी। मतलब समझ रहे हो ना, कागिनो ने गलती से इस दुनिया के फाइनल बॉस को ही अपने फ्री ट्रायल में ही मिटा दिया और उसे भनक तक नहीं लगी। इधर प्रिंसेस आइरिस अलग ही केरोसिन के नशे में है। वो इस बात से गुस्सा है कि शैडो गार्डन ने बहुत बड़ा धमाका करके टूर्नामेंट खेलने वाले स्टेडियम को ही मिट्टी में मिला दिया और सिटी की क्वीन होने के बावजूद भी उसे भनक तक नहीं लगी। एलेक्सिया उसे समझा कर थक जाती है कि दीदी शैडो गार्डन वाले बहुत डेंजरस हैं, उनकी पावर्स के सामने हम चींटी बराबर हैं। पर आइरिस का ईगो बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठा है। वो छाती ठोक कर कहती है, टेंशन मत ले, तेरी बहन आने वाले बुशिन फेस्टिवल में सबको काट के रख देगी। भाई ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हो, इसे लगता है ये अपनी लोहे की छड़ी से उस इंसान को हरा देगी जो सुबह कुल्ला करने से पहले एटम बॉम्ब थूकता है।
अगर इस लड़की का 10% कॉन्फिडेंस भी मेरे पास आ जाए तो क्या इटाची और क्या जिराया, सबको तो मैं पैरों तले दबा दूं। अब बुशिन फेस्टिवल का टाइम आ जाता है। ये वो अखाड़ा है जहां दुनिया भर के बाहुबली अपनी ताकत का मुजरा करने आते हैं। अपना शैडो भी सोचता है कि ये अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली खुजली मिटाने का एक परफेक्ट मौका है। लेकिन भाई का स्वैग तो देखो, वो अपने असली रूप में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मरे हुए, कुपोषित और लाचार इंसान के रूप में एंट्री लेने का सोचता है, जिससे उसकी असली आइडेंटिटी भी पता नहीं चलेगी और वो अपने पिछवाड़े की खुजली भी मिटा सकेगा। अब कागिनो गामा के पास आता है भेष बदलने के लिए, जिसे देखकर उसे कोई भी 10 रुपए की भीख ना दे। लेकिन वो सीढ़ियों से ऐसे मुंह के बल गिरता है जैसे तुम अपनी क्रश के प्यार में गिरते हो। कागिनो अपने इस कुपोषित अवतार में मटकता हुआ जा रहा होता है। तभी एंड्रोस नाम की एक प्रो फाइटर उसे रोक लेती है और उसे फ्री का ज्ञान देती है। भाई तू तो घर जा, तेरी हड्डियां यहाँ पाउडर बन जाएंगी। कागिनो उसे इग्नोर मारता है। तभी क्वांटन नाम का एक सांड वहाँ पर आ जाता है। वो कागिनो को गालियां देता है और पीटना शुरू कर देता है। अब हमारा कागिनो तो ठहरा अल्ट्रा लेवल नौटंकीबाज। वो जानबूझकर पीटता है। वो जमीन पर ऐसे लेटा है जैसे उसे मुर्गी का दौरा पड़ गया हो। वो प्रो फाइटर आकर उसे बचाती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है, कागिनो चुपचाप खड़ा होता है और बिना खरोच के अपने खून साफ करते हुए वहां से निकल जाता है। अब रात का सन्नाटा होता है। हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन आ जाता है। वहाँ कागिनो की मुलाकात प्रिंसेस रोज से होती है। रोज की आंखों में एक गहरी उम्मीद और बेबसी साफ दिखाई देती है। वो बताती है कि उसकी शादी लॉर्ड पांड नाम के एक इंसान से तय कर दी गई है और लोगों की उम्मीदों तले घुट घुट कर जी रही होती है। वो एक ऐसी आजादी चाहती है जो उसे कभी नसीब ही नहीं हुई। वो कागिनो से पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा है। कागिनो मुस्कुराकर उसे हाथ में सैंडविच थमा देता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। अगले दिन टूर्नामेंट का माहौल होता है, जहां पर एक गोल्डी नाम का लीडर घूम रहा होता है। इस लीजेंड को लगता है कि वो लोगों की पावर को अपनी आंखों से नाप सकता है। वो कागिनो को देखकर हंसता है कि इसकी पावर लेवल तो सिर्फ 33 है। कागिनो का पहला मैच एक भारी भरकम पहलवान से होता है और पलक झपकते ही कागिनो उसे एक ही मुक्के में सीधा यमराज के पार्सल कर देता है। लेकिन कहानी में एक ऐसा डार्क ट्विस्ट आता है जो सबके पैरों तले जमीन को खिसका देता है। कागिनो का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे बहुत घबराते हुए बताता है कि प्रिंस रोज, वो बेचारी मासूम रोज ने अपने मंगेतर लॉर्ड पुड के सीने में तलवार मार दी है और वो रातों रात फरार हो गई। कुछ देर बाद एलेक्सिया और बीटा एक रूम में बैठी होती है, जहां रोज के फरार होने की खबर अखबार में छप गई होती है। एलेक्सिया अपनी सहेली को बचाने के लिए बेकरार होती है, पर बीटा उसे ज्ञान देती है कि स्टेट के लफड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रोज एक प्रिंसेस है और वो भी एक प्रिंसेस है, इसलिए इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो सकता है। ये सुनकर एलेक्सिया का खून खौल जाता है। वो बेटा का कॉलर पकड़ लेती है। अब यहाँ बेटा की ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो ऐसे गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगती है जैसे सच में वो बहुत डरी हुई हो। एलेक्सिया उसे धमकाती है, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे जमीन में जिंदा जला दूंगी। आखिर में दोनों रोज को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। इधर अपने कागिनो भेष बदलकर टूर्नामेंट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर वॉर गॉडेस बीट्रेस से हो जाती है, जिसे मैं बीट बुलाऊंगा। जब उसका चेहरा खोलता है तो वो बिल्कुल अल्फा की तरह ही लग रही होती है। असल में ये अल्फा की रिलेटिव है। बीट अपनी भतीजी अल्फा को ढूंढ रही होती है और उसे कागिनो से अल्फा की महक आती है। कागिनो को चेक करने के लिए अचानक वो अपनी तलवार कागिनो की तरफ घुमा देती है। अब अपना भाई तो एक्टिंग का उस्ताद है। वो ऐसे डरकर जमीन पर गिरता है जैसे वो कोई आम और कमजोर इंसान हो। बीट यानी बेट्रेस को लगता है कि ये तो कोई साधारण सा लड़का है। वो उसे उठाकर माफी मांगती है और आगे बढ़ जाती है। अब अरीना में शुरू होता है असली नंगा नाच। अब हमारे कागिनो के सामने उस महान कभी ना हारने वाले लीजेंड गोल्डी से होता है। गोल्डी अपने फुल एटीट्यूड में अपना सबसे खतरनाक पावर ड्रैगन अटैक करता है। पूरा अरीना सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। गोल्डी अपनी पूरी ताकत से कागिनो की तरफ दौड़ता है। मौत कागिनो के सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी कागिनो को जोर से छींक आ जाती है और भाई साहब उस एक छींक के प्रेशर से गोल्डी का पावर ड्रैगन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोल्डी उड़ता हुआ सीधा अरीना के बाहर जाकर उल्टा मुंह गिरता है। बिना एक उंगली उठाए सिर्फ अपनी नाक की हवा से कागिनो ने उस लीजेंड की इज्जत का फालूदा मिल्कशेक बना दिया होता है।
पब्लिक और वहां बैठी प्रो फाइटर एंड्रोस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर वीआईपी स्टैंड में अलग ही बवाल चल रहा होता है। प्रिंसेस आइरिस के बगल में रोज का वही खड़ूस मंगेतर लॉर्ड पर्ड आकर बैठ जाता है। आइरिस उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि रोज ने इसे तो खंजर मार दिया था, तो फिर ये साला इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। वो बेशरम वहां बैठकर आइरिस के स्टेट की बेइज्जती करता है, लेकिन जो रोज का बाप था, जो कि स्टेट का किंग है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रोज के मंगेतर ने किंग पर कुछ जादू टोना कर दिया है, क्योंकि किंग हर बात पर हाँ ही बोल रहे थे, दूसरा कुछ भी बात ही नहीं कर रहा था वो। यहाँ अगले मैच में कागिनो का सामना सैन क्विंटोन से होता है। कागिनो पलक झपकने से पहले ही उसे ढो डालता है और कागिनो मजे मजे में इस मैच को जीत लेता है। मैच के बाद कागिनो अंधेरी टनल से गुजर रहा होता है, तभी एंड्रोस उसका रास्ता रोक लेती है। वो कागिनो के सामने शो ऑफ करने के लिए अपनी गार्ड बिल्कुल कागिनो के स्टाइल में क्रैक करती है, ये जानने के लिए कि वो भी कागिनो की तरह ही प्रोफेशनल है। लेकिन अपना मीशो वाला बैटमैन उसे घास तक नहीं डालता। वो बिना कुछ बोले एकदम इग्नोर मारकर वहां से मटकता हुआ निकल जाता है। वहां रोज टनल में किसी इंसान को अपनी तलवार से घायल कर देती है। वो चाहती तो उसे बुरी तरह मार सकती थी, पर वो उसे नहीं मारती। अब वो वहां से भाग जाती है। अगले दिन कागिनो अपने रूम में होता है, तभी उसका बेवकूफ दोस्त दरवाजा पीटते हुए अंदर आता है और बताता है कि प्रिंसेस रोज अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है। उसका दोस्त बहुत एक्साइटेड होकर उसे समझाता है कि अगर हमने रोज को ढूंढ लिया तो हम अरबपति हो जाएंगे। पर अपना कागिनो, जिसे दुनियादारी से घंटा भी मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली फैंटेसी जीनी है। इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी ताकत दिखाने का एक और बहाना मिल चुका है। अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए एलेक्सिया और बेटा एक अजीब सी टनल में पहुंच जाती हैं। उनको कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि यहाँ शायद उसकी दोस्त मिल सकती है। उधर प्रिंसेस रोज की हालत एकदम खराब है। वो कैपिटल के नीचे बनी अंधेरी टनल में छुपते छुपते भाग रही होती है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कल रात जब वो अपने रॉयल पैलेस में थी, तब उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पापा को किसी ने मैजिक करके अपने कब्जे में ले लिया है, और तुरंत उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके फादर को वश में करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने ही मंगेतर है। इसके अलावा जितने भी रॉयल कोर्ट के लोग हैं, वो सारे मिले हुए हैं, और उनका मंगेतर कल्ट ऑफ डियाब्लोस का मेंबर है। वो उसे तलवार से वार करती है, पर सारे रॉयल कोर्ट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर ये झूठा आरोप लगा देते हैं कि उसने लालच के चक्कर में अपने मंगेतर पर तलवार चला दी। पर असल में वो तलवार उससे ज्यादा लगी भी नहीं होती। यही याद करके रोज बहुत दुखी हो जाती है। उसके सीने में गहरा घाव है, खून बह रहा है। दरअसल उसे एक अजीब प्रकार का वायरस हो चुका है और वो दर्द से तड़प रही है। अब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वो खुद को कोस रही होती है कि काश वो इतनी कमजोर ना होती और वो अपने फादर को बचा पाती। दर्द के मारे उसकी जान निकल रही होती है। तभी उस खतरनाक अंधेरे और सन्नाटे में एक बहुत खूबसूरत पियानो की धुन गूंजने लगती है। रोज उस धुन का पीछा करती है और देखती है कि सामने खुद लॉर्ड शैडो बैठा पियानो बजा रहा होता है। यहाँ कागिनो को शैडो गार्डन के स्पाई से पूरी सच्चाई पता चल गई होती है कि शैडो बेकसूर है, और उसकी करंट लोकेशन भी पता चल जाती है। शैडो उससे पूछता है, क्या तुम अपने लोगों के लिए लड़ना चाहती हो? रोज रोते हुए कहती है कि वो अपने स्टेट और फादर को बचाना चाहती है। शैडो बिना कुछ बोले अपनी मैजिकल पावर से पलक झपकते ही रोज को वो जानलेवा वायरस एकदम ठीक कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रोज के अंदर अपनी अनलिमिटेड डार्क पावर ट्रांसफर कर देता है। रोज को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई वॉल्केनो फट गया हो। शैडो उसे अपने बदला लेने का हुक्म देता है और वहां से अचानक गायब भी हो जाता है। तभी वहां कल्ट ऑफ डियाब्लोस के गुंडे रोज को मारने आ जाते हैं, लेकिन अब रोज पहले वाली कमजोर प्रिंसेस नहीं रही। वो शैडो की दी हुई पावर से उन सारे गुंडों को एक ही झटके में कीड़ों की तरह कुचल देती है। रोज भाग रही होती है कि सामने एलेक्सिया और बेटा आ जाती है। एलेक्सिया गुस्से में रोज से पूछती है कि उसने अपने मंगेतर को क्यों मारा, लेकिन रोज उन्हें इस खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताती। एलेक्सिया का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर रोज पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एलेक्सिया को लगता है कि वो जीत जाएगी, लेकिन रोज के पास शैडो की पावर होती है। वो एलेक्सिया के हर एक वार को ऐसे रोकती है जैसे वो एक नूब हो, और आखिरकार वो एलेक्सिया को हरा देती है और एलेक्सिया को वो बेटा को थमा देती है। रोज वहां से जाने लगती है। बेटा बस मजे ले रही होती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रोज अब लॉर्ड शैडो की शैडो गार्डन का हिस्सा बन चुकी है। कुछ देर बाद कागिनो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वहां उसकी खूंखार बहन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी।
दरअसल कई दिनों से वो अपनी बहन से बच रहा था और छुप के उसकी नजरों में नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आज वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है और अब वो अपनी बहन के हाथों से नहीं बच सकता। हमारा नल्ला कागिनो जब घर पहुंचता है तब उसकी बहन छोटियों में घर ना आने की जुर्म में कागिनो की गर्दन दबोच लेती है। कागिनो के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी आत्मा बॉडी को छोड़ने ही वाली होती है कि वो कसम खाता है कि वो सुधर जाएगा। तब जाकर क्लेयर उसे छोड़ती है और बोशिन फेस्टिवल का एक वीआईपी टिकट उसे जबरदस्ती देकर कहती है, मेरा मैच देखने आना वरना सच में तुझे काट डालूंगी। अब बोशिन फेस्टिवल शुरू हो जाता है। कागिनो वीआईपी स्टैंड में पहुंच तो जाता है, पर वो वहां इतने अमीर लोगों को देखकर उसे महसूस होता है कि उसके बैकग्राउंड कैरेक्टर का ऑरा माइनस हो रहा है। वहां उसकी अगली वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस आइरिस बैठी होती है। कागिनो का बैकग्राउंड कैरेक्टर वाला ईगो हर्ट हो जाता है कि ये प्रिंसेस मुझसे क्यों बात कर रही है। आइरिस उससे पुरानी बातों के लिए माफी मांगती है, पर हमारा कागिनो तो ठहरा अल्ट्रा लीजेंड। वो आइरिस को बताने लगता है कि कैसे एलेक्सिया ने उसे कुत्ता बनाकर रखा और सिक्के फेंक कर खिलवाती थी। ये कुत्ते वाली बात सुनकर वहां बैठे लोग और आइरिस का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। कागिनो वहां बोर होकर बहाना मार के खिसक लेता है। रास्ते में उसे वॉर गॉडेस बेट्रेक्स यानी अल्फा की रिलेटिव मिल जाती है। बेट्रेक्स कागिनो को सुनकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे जैसे दिखने वाली मेरी भतीजी को देखा है? तुमसे वैसे ही महक आ रही है। पर हमारा कागिनो ऐसी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करता है कि बेट्रेक्स को बिल्कुल उल्लू बनाकर वहां से कट लेता है। अब अरीना में माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। कागिनो यहाँ अपने फेस बदलकर आया होता है। वहाँ कागिनो का सामना एंड्रोस से होता है। एंड्रोस अपनी फुल कॉन्फिडेंस में अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करती है, पर कागिनो इतनी तेज होता है कि उसका एक भी वार्प से छू तक नहीं पाता। वो घबराहट में अपनी मैजिक पावर भी एक्टिवेट कर लेती है, पर इससे भी कागिनो को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता। आखिर में बड़े आराम से कागिनो उसे हरा देता है। वीआईपी स्टैंड में बैठे लॉर्ड पर्श और आइरिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कागिनो के बाहर जाते वक्त एंड्रोस उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? कागिनो एकदम भारी और खौफनाक आवाज में डायलॉग मारता है, मैं बस एक बेवकूफ हूँ जिसने ताकत के पीछे सब कुछ छोड़ दिया है। इसके बाद आइरिस का मैच होता है। आइरिस भी अपनी पूरी मैजिक ताकत निकालकर अपने ओपोनेंट से एक ही झटके में राख कर देती है और प्रूफ कर देती है कि वो मिडगार्ड की असली शैतान है। टूर्नामेंट के बाद कागिनो अपने मस्त ख्याली पुलाव पका रहा होता है। वो सोचता है, अब मैं फाइनल में आइरिस को हराऊंगा, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, ऐसा बोलकर गायब हो जाऊंगा, एकदम इपिक लगेगा। वो अपनी एमिनेंस इन शैडो वाली फैंटेसी का फुल मजा ले रहा होता है कि तभी उसके पीछे मौत की आवाज आती है। उसकी बहन क्लेयर वहाँ खड़ी होती है और पूछती है, तूने मेरा मैच देखा था ना? और यही कागिनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दुनिया भर की नौटंकी करने और एमिनेंस इन शैडो बनने के चक्कर में वो अपनी बहन का मैच देखना ही भूल जाता है। कागिनो मन में सोचता है कि डीमन से तो मैं बच जाऊंगा, पर इस शैतान जैसी बहन से कैसे बचूंगा। इसके अगले दिन कागिनो मस्त वीआईपी सीट पर कॉफी पी रहा होता है। तभी आइरिस वहां आकर उसके पास बैठ जाती है। माहौल एकदम शांत होता है, लेकिन तभी वहां वॉर गॉडेस बेट्रेक्स अपनी तलवार के साथ एंट्री मारती है। वहां बैठे लोग उसे देखकर एकदम शन्न पड़ जाते हैं। बेट्रिक्स वहां आकर खुलेआम कहती है कि अगर इस टूर्नामेंट में सच में कोई पावरफुल है तो वो बस कागिनो है। वहां खड़े बाकी लोग को लगता है कि बेट्रिक्स मजाक कर रही है, पर कागिनो को मन ही मन समझ आ जाता है कि बेट्रिक्स की नजर बहुत ज्यादा तेज है। बेट्रिक्स को देखते ही पता लग गया था कि कागिनो इस टूर्नामेंट का सबसे पावरफुल इंसान है। इधर महल के एक अंधेरे रूम में एक खौफनाक साजिश चल रही होती है। लॉर्ड पर्ड ने ओरिनियो के किंग यानी प्रिंसेस रोज के फादर को डेंजरस मेडिसिन देकर अपनी पूरे कंट्रोल में कर लिया होता है। किंग अब सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका है जो पर्ड के इशारों पर नाचता है। पर्ड का प्लान है कि वो इस किंग का इस्तेमाल करके मिडगार्ड के किंग की हत्या करवा दे, ताकि दोनों किंगडम्स के बीच एक महान युद्ध हो जाए। दूसरी तरफ कागिनो की बहन का मैच चल रहा था, पर अगला मैच कागिनो का था। इस वजह से वो चुपचाप निकल लेता है कि उसे भेस बदलना था। अब अगला मैच आइरिस और अपने कागिनो के बीच में होता है। कागिनो यहाँ अपना भेस बदलकर आया होता है। आइरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरती है। आइरिस अपनी तलवार पर हाथ रखती है और अटैक करने की सोचती है कि अगले ही पल उसे अपनी कटी हुई गर्दन हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है।
ये कोई असली अटैक नहीं बल्कि मौत का वो खौफनाक इल्यूजन होता है जो कागिनो के सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ाने से पैदा होता है। आयरिस समझ जाती है कि इस इंसान की स्ट्राइकिंग रेंज मौत का कुआं है। वो अपनी पूरी मैजिकल पावर इकट्ठा करके एक खौफनाक अटैक करती है, लेकिन उस रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं दिखाई देता। उसका दिमाग ये देख ही नहीं पाता कि क्या सच है और क्या नहीं। कागिनो ने अपनी तलवार तब बाहर भी नहीं निकाली थी। अब बिना कुछ सोचे अपनी तलवार से कागिनो पर जानलेवा अटैक करती है, पर कागिनो हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार में उसका वॉर को डॉज कर लेता है। वो बिना कोई तलवार निकाले आयरिस की गर्दन दबोचता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आयरिस की सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। दूसरी तरफ एक वीआईपी स्टैंड के पीछे एक घिनौना और खूनी खेल चल रहा होता है। प्रिंसेस रोज अपने भेष बदलकर किसी तरह इस नर्क में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, सामने का नजारा उसका खून खौला देता है। उसका जालिम मंगेतर लॉर्ड पड ओरिनियो के बीमार किंग यानी रोज के फादर को एक डेंजरस मेडिसिन की बेड़ियों में जकड़कर अपनी बेजान कठपुतली बनाकर बैठा होता है। अपने फादर की ये दर्दनाक दुर्दशा देखकर रोज को सब्र टूट जाता है और वो किसी शेरनी की तरह पड पर झपट पड़ती है, लेकिन वो जालिम पड जान बचाने के लिए खुद किंग को ही ढाल की तरह आगे कर देता है। अब रोज के सामने एक ऐसा भयानक चॉइस होता है जो किसी भी बेटी की रूह कपा दे। अपने किंगडम को इस जालिम पंजों से बचाने और अपने फादर को इस कठपुतली जैसे जिंदगी से आजाद करने के लिए उस बेबस बेटी को रोते हुए अपने ही तलवार अपने ही फादर के सीने के आर पार उतारनी पड़ती है। खून से सनी वो तलवार और उसके फादर की लाश जमीन पर गिरती है। ये मंजर रोज को अंदर से खोखला कर देता है। दर्द से चीखती हुई रोज खुद को सजा देने के लिए अपनी ही तलवार अपने गर्दन पर रख लेती है, खुद को ही खत्म करने के लिए। लेकिन पर्ड के गार्ड्स उसे बंदी बनाने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं। तभी वहां मौत का दूसरा नाम कागिनो आ धमकता है। वो गार्ड्स को प्रिंसेस की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने देता। उसी वक्त वहां मौजूद सारे लोगों की सांसें थम जाती हैं जब उनके सामने एक खौफनाक सच आता है कि अब तक जो कमजोर सा इंसान लड़ रहा था, असल में वही गॉड ऑफ डार्कनेस शैडो है। उसे देखते ही रोज के दिमाग में बचपन की एक याद बिजली की तरह चमक उठती है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़के ने उसे बचपन में गुंडों से बचाया था, जिसे वो आज तक अपने दिल में अपना एक लौता हीरो मानती थी, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा शैडो है। ये सच पता चलते ही मौत के मुंह में खड़ी रोज की आंखों में चमक लौट आती है और जीतने की एक नई उम्मीद जग जाती है। शैडो उसे एहसास दिलाता है कि उसके मरने का वक्त अभी नहीं आया। इस नई आग के साथ रोज वहां से भाग निकलती है। उसका बौखलाया मंगेतर उसे रोकने के लिए पागलों की तरह झपटता है, पर अगले ही पल शैडो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। घबराया वो पर्ड अपने सोल्जर को चीख चीख कर बुलाने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता था कि शैडो गार्डन की टीम ने बिना कोई आवाज किए सारे गार्ड्स को पहले ही पेल दिया है। वहाँ पूरा माहौल कब्रिस्तान जैसा बन चुका है। मौत को अपने बिल्कुल सामने देखकर पर्ड दहशत में चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनते ही बैट्रिक्स बिजली की तेजी से शैडो पर अटैक कर देती है। दोनों की भारी तलवार भयानक आवाज के साथ आपस में टकराती है। इस खतरनाक झटके का फायदा उठाकर बुज़दिल पर्ड वहां से भाग निकलता है। यहाँ बैट्रिक्स और शैडो की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो छत तोड़कर सीधा रूफ पर आ जाते हैं। अब दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर तलवारें बरसाने लगते हैं। वहाँ आयरिस की नजर शैडो पर पड़ गई थी। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिसने उसे बहुत गंदी तरह से हराकर उसकी बेइज्जती की थी, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि शैडो था। उसी ने आयरिस की सिटी पर बहुत बड़ा धमाका किया था। ये सच समझते ही आयरिस गुस्से से पागल हो उठती है और अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए कसम खाती है कि अब वो इस शैडो को बुरी तरह मिटाकर ही दम लेगी। यहाँ शैडो और बैट्रिक्स के बीच पूरी ताकत और खौफनाक स्पीड से भयानक टक्कर चल रही होती है, लेकिन बैट्रिक्स की ये खतरनाक स्पीड शैडो के सामने मजाक लगती है। वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता है और पलक झपकते ही गायब होकर बैट्रिक्स के पीछे से वार कर देता है। बैट्रिक्स अपनी जान पर खेलकर मुश्किल से उस अटैक को रोक पाती है। शैडो मजे लेते हुए आराम से दूर चला जाता है, पर बैट्रिक्स जैसे ही पलटती है, शैडो फिर मौत की तरह उसके पीछे आ धमकता है, जिसे देखकर बैट्रिक्स पूरी तरह बौखला जाती है। अगले सेकंड शैडो फिर गायब हो जाता है और अपनी तलवार से ऐसा जोरदार वार करता है कि बैट्रिक्स दूर हवा में जाकर गिरती है। बैट्रिक्स का दिमाग स्तन पड़ जाता है कि इतनी खतरनाक पावर होने के बावजूद भी वो शैडो के सामने एक बच्चे की तरह बेबस क्यों है। लेकिन तभी शैडो के पीछे राक्षसी मौत बनकर आयरिस आ धमकती है। उसके हाथों में सिटी की सबसे खतरनाक एंशिएंट आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड होती है। उस तलवार के आगे आज तक कोई भी नहीं टिका था।
वो अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करती है और तलवार की एक भयानक आग उठती है, जिसे देखकर शैडो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। आयरिश घूमकर वो आग सीधा शैडो पर मारती है, पर शैडो पलक झपकते ही गायब होकर आयरिश के पीछे आ जाता है। आयरिश बौखलाकर पलटती है और फिर एक जानलेवा वार करती है। उसे लगता है कि उसे शैडो का गेम खत्म कर दिया, पर अगले ही पल उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शैडो मौत के साए की तरह अभी भी ठीक उसके पीछे ही खड़ा होता है। गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तभी बेट्रिक्स शैडो पर जानलेवा अटैक कर देती है और आयरिस भी अपनी भयानक मैजिकल स्वॉर्ड के साथ उस पर टूट पड़ती है। पूरी सिटी के बीचों बीच इन तीनों के बीच बिजली की रफ्तार से एक खौफनाक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ बेट्रिक्स और आयरिस के खतरनाक वॉर होते हैं, पर शैडो उन दोनों को पूरी ताकत वाले अटैक्स को सिर्फ अपनी मामूली आयरन रॉड से रोक लेता है। ये देखकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। वो तीनों फिर एक दूसरे से झपटते हैं और उनकी इस राक्षसी टक्कर से सिटी के कई बिल्डिंग्स चकनाचूर हो जाते हैं। लड़ते लड़ते ये खूनी खेल एक चलती ट्रेन के छत पर आ पहुंचता है, जहां आयरिस और बेट्रिक्स दोनों एक साथ शैडो का घमंड तोड़ने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। दूसरी तरफ बेबस और टूटी हुई रोज के सामने अल्फा एक शर्त रखती है कि अगर तुमने अपने किंगडम को बचाना है तो तुम्हें शैडो गार्डन में आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही रोज के आंखों के सामने अपने फादर की लाश तैर जाती है। अपने फादर के मरने के अंदर ही अंदर उसका दिल खून के आंसू रो रहा होता है। अपने किंगडम की खातिर वो अपने सारे इमोशंस मार देती है। रोज अपने भारी मन से शैडो गार्डन का हाथ थाम लेती है। उधर ट्रेन की छत पर इन तीनों की भयानक लड़ाई अभी भी चल रही होती है। अपनी पूरी जान झोंकने के बाद भी ये तीनों मिलकर शैडो का एक खरोच तक नहीं दे पाते। शैडो बड़े मजे से इन दोनों को ही अपने इशारों पर नचा रहा होता है और पानी उछालकर उसी के बीच से इन दोनों पर खौफनाक अटैक कर रहा होता है। ये देखकर आयरिस बौखला जाती है और अपनी तलवार से शैडो पर भयानक फ्लेम्स बरसाने लगती है, पर शैडो तो पहले से ही वहां से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। आयरिस चिल्लाकर फिर से आगे बढ़कर अटैक करती है, पर शैडो उसे जोरदार लात मार के सीधा पानी में फेंक देता है। उसके गिरते ही बेट्रिक्स तुरंत आकर शैडो पर अपनी तलवार से लगातार अंधाधुन अटैक्स करने लगती है और इधर आयरिस पानी से बाहर निकलती है। लड़ते लड़ते ये खूनी जंग सिटी के सबसे ऊंची छत पर पहुंच जाती है। शैडो हमेशा की तरह पीछे से मौत बनकर आता है, पर आयरिस इस बीच उसके पीछे आकर अपनी नसों का सारा खून जलाकर अपना सबसे विनाशकारी फ्लेमिंग पंच सीधा शैडो के सीने में उतार देती है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि हवा भी जल उठती है। आयरिस को लगता है कि उसने इस राक्षस को मार दिया, पर जब धुआं हटता है तो आयरिस की रूह कांप जाती है। इतने खतरनाक वॉर के बाद भी शैडो एक पत्थर की तरह सीना तान के खड़ा होता है। तभी आसमान को चीरते हुए बिजली कड़कती है। आयरिस बौखलाकर पागलों की तरह झपटती है, पर शैडो की एक लात उसे कचरे की तरफ दूर फेंक देती है। ये देख बेट्रिक्स अपनी मैजिक स्पीड से वक्त को चीरते हुए बिजली की तेजी से वार करती है, पर गॉड ऑफ शैडो के लिए वक्त भी एक खिलौना है। शैडो हवा में ही बेट्रिक्स को उठाता है और उसे इतनी बेरहमी से जमीन पर पटकता है कि पूरी छत के पर कच्छे उड़ जाते हैं। अगले ही पल मिडगार की इन दोनों ग्रेट वॉरियर्स का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। शैडो अपने भारी जूतों के नीचे इन दोनों को एक कीड़े की तरह कुचलकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, शैडो ने उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया होता है। आखिरकार शैडो उन पर तरस खाकर वहां से मुड़ता है, पर अपनी कुचली हुई इज्जत और खून के आंसू के साथ आयरिस जमीन से ही गुर्राती है। तुम बच नहीं सकते, पूरे मिडगार ने तुम्हें देख लिया है, अब तुम भागकर जाओगे कहाँ? और तब खामोशी को चीरते हुए शैडो पलटता है और कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भागो, कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? और क्यों? और पलक झपकते ही ये दोनों शैडो के एक खौफनाक बैरियर में कैद हो जाती हैं। शैडो साक्षात मौत बनकर उनके ठीक ऊपर बन जाता है और अपनी रूह कांप देने वाली आवाज में कहता है कि गेम खत्म, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अब शैडो अपने विनाशकारी सुप्रीम अल्टीमेट काइनेटिक अटैक को रिलीज करने का फैसला करता है। पल भर में वहां की हवा का प्रेशर बदल जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि इस अटैक से
पूरी दुनिया का मैप ही बदल सकता है। लेकिन तभी शैडो उन दोनों के साथ मजाक कर देता है। वो कोई अटैक करता ही नहीं है, बल्कि पलक झपकते ही धुएं की तरह गायब हो जाता है। जब आयरिस देखती है कि कोई तबाही नहीं हुई है और शैडो उन्हें जिंदा छोड़कर जा चुका है, तो उसका बचा खुचा दिमागी संतुलन भी पूरी तरह टूट जाता है। अपनी इस भयानक बेइज्जती पर वो घुटनों के बल गिरकर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। उधर पर्ड अपने बॉस के सामने अपनी हार पर रो रहा होता है और बेट्रिक्स भी आयरिस को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि पूरा टूर्नामेंट शैडो की बहन ने जीत लिया होता है और अपने कागिनो पूरी दुनिया को हिलाने के बाद अगले दिन एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह मजे से स्कूल जा रहा होता है। लेकिन असली दर्द रोज की स्टोरी में है। अल्फा उसे अलेक्जेंडर नाम की सिटी में लाती है। रोज ने अभी भी कागिनो के प्यार की आखिरी निशानी वो बर्गर का कवर सीने से लगा कर रखा होता है, पर खतरनाक ट्रेनर लंबड़ा बिना रहम के उसके रॉयल कपड़ों और वो कवर फाड़ कर फेंक देती है और उसे कहती है कि आज से तेरे पास नहीं, तो सिर्फ नंबर 666 है। और उस फटे हुए कवर के साथ रोते हुए रोज की पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। तो भाई लोग, सीजन 1 का ये भौकाल यहीं पर खत्म होता है। पर अगर तुम लोगों को लग रहा है कि शैडो ने अपनी पूरी औकात दिखा दी है, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। सीजन 1 तो बस छोटा सा ट्रेलर था। अगली वीडियो में इतनी खतरनाक चीज होने वाली है कि तुमने दिमाग के चीथड़े उड़ जाएंगे। अपना कागिनो सिर्फ दुश्मनों को जमीन पर नहीं पीटेगा, वो उन्हें तोड़ते तोड़ते सीधा स्पेस में ले जाएगा। सोचो, स्पेस में जब वो गॉड लेवल धमाका करेगा तो क्या भयंकर तबाही मचेगी। अगली वीडियो में कागिनो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करेगा, अपने ही शैडो आर्मी से खुद ही भिड़ जाएगा। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं सीजन 2 जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।